नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि बिहार एसएससी और एसआई के लिए जो कंबाइंड वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये आगामी वीडियो आप लोगों के लिए आज ये 7वां वीडियो है और इस सीरीज में टोटल 40 वीडियो आने वाली है। दोस्तों, अब बिहार एसआई का डेट भी निकल गया है, तो हम चाहेंगे इस सीरीज को लगातार रख के जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। जिन भाई बंधुओं को एग्जाम देना है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो देखा कीजिए और इस सीरीज की पूरी वीडियो देखा कीजिए। साथ में टॉपिक वाइज वाली जो प्ले लिस्ट है उसकी वीडियो कवर कर लीजिएगा, क्योंकि जो टॉपिक वाइज में पढ़ा दिया गया है वो दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है कि भारत में प्रमुख संस्थान तथा उनसे संबंधित स्थान का मिलान कीजिए। जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं इंपॉर्टेंट, वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसका लोकेशन क्या है, ये आपको बताना है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, भारतीय मौसम वेधशाला, राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र। सबसे पहले नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये इसरो का एक संस्था है, इसरो से जुड़ा हुआ संस्था है। इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये आपका हैदराबाद में है। तो एक को हम 3 से मिलाएंगे, एक को 3 से मिलाएंगे, है ना। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, ये वाला जो है इंस्टीट्यूट वाला जो है आपका रिमोट इंस्टीट्यूट वाला, रिमोट सेंसिंग संस्थान वाला है ना। ये आपका देहरादून के अंदर है, तो बी को हम 4 से मिलाएंगे। इसके अलावा भारतीय मौसम वेधशाला पुणे के अंदर स्थित है, ये तो आप सभी जानते होंगे, लूसेंट वगैरह में भी आराम से मिल जाती है। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र, ये आपका नई दिल्ली में है। ये चारों इंपोर्टेंट संस्था है, जिसमें ऊपर का 2 जो है काफी कंफ्यूजिंग है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, रिमोट सेंसिंग संस्थान, है ना, कभी कभी इतना ही लिखता है, रिमोट सेंसिंग संस्थान, रिमोट सेंसिंग एजेंसी। तो जो एजेंसी वाला है ये आपका हैदराबाद में है, और जो संस्थान है ना ये आपका देहरादून में है। ठीक है भाई, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है जब भी आपसे पूछे। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ पे है, ये देहरादून के अंदर स्थित है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है ये इसरो की संस्थान है, इनको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसरो की स्थापना की बात करेंगे तो आपसे क्वेश्चन रिलेट करके पूछता है कि इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था 1969 में। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करेंगे तो 1969 से 1974 रहा था। ठीक है भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि 1966 से लेकर 69 के दरमियान कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी 3 सालों तक। इसीलिए चौथा पंचवर्षीय योजना में तीसरा के रिलेशन में देखेंगे तो 8 साल की गैप हो जाती है ना। तो इसकी जो अवधि है 69-74 और 69 में आपका इसरो की स्थापना होती है ना। इसके अलावा मुख्यालय कहाँ पे है इसरो की, तो ये बेंगलुरु के अंदर स्थित है। इसकी जो लेटेस्ट उपलब्धि है ना, ये आपका चंद्रयान फर्स्ट, ये 2008 में आया था। चंद्रयान 2 2019, अभी बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुए। और चंद्रयान 3 अभी जो है ये अभी एकदम नया है, तरोताजा है। आदित्य L1 ये भी इसी साल किया गया, सूर्य मिशन है ये 2023 में, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो चंद्रयान फर्स्ट है, जो चंद्रयान सेकेंड है और चंद्रयान 3 है, ये तीनों को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किए गए थे। तो ये बात ध्यान रखना है, तीनों एक ही जगह से किए गए थे। इसके अलावा वर्तमान में नासा के द्वारा, अब ये नासा किस देश के स्पेस एजेंसी है ये आप हमसे बेटर जानते हैं, है ना। तो इनके द्वारा एक दूरबीन का जो है आविष्कार किया गया, कौन सा है, जेम्स वेब। अब ये जेम्स वेब दूरबीन जो है ये किस दूरबीन को स्थानांतरित किया है, यानी पहले सबसे बड़ा दूरबीन जो है एडविन हब्बल हुआ करता था। अब इस दूरबीन को रिप्लेस करके जो है जेम्स वेब दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन होगी, जो किसके द्वारा बनाया गया है, तो नासा के द्वारा। इसरो के मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी केंद्र कहाँ पे है, तो ये आप बताइएगा। हासन कर्नाटक तथा भोपाल के अंदर स्थित है। पहले हासन में ही था, बाद में भोपाल में ही बना। डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाली पूछती है कि इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी केंद्र कहाँ स्थित है, तो बताइएगा हासन कर्नाटक और भोपाल के अंदर स्थित है। रक्षा विभाग से जुड़ा हुआ डीआरडीओ की स्थापना कब होती है, 1958 में होती है। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, समीर बी कामत है, और ये जी सतीश रेड्डी साहब का स्थान पिछले साल ही लिए थे। तो ये कुछ पहले प्रश्न थे। दूसरे प्रश्न जो है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था।
दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा 1884 में किया गया था। तो इसे ध्यान रखेंगे। पुणे सार्वजनिक सभा, इसी प्रकार का मिलता जुलता प्रश्न आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाऊंगा, तो सेम तरीके के प्रश्नों को सेम एक ही साथ बताऊंगा आपको। तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया है। देखिए ये जो आपका ज्योतिबा फुले साहब है ये किस लिए विख्यात है, तो ये आपका विख्यात है जी 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हेतु, ठीक है। लेकिन इन्होंने दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना भी किए थे। इसके अलावा पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 ईस्वी में किए थे। महादेव गोविंद रानाडे को और आप किस लिए जानते हैं, तो प्रार्थना समाज के संस्थापकों में एक महादेव गोविंद रानाडे भी थे, है ना। प्रार्थना समाज के संस्थापक में एक महादेव गोविंद रानाडे भी थे, है ना, आत्माराम पांडुरंग के साथ। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह संघ, है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कहेगा तो 1856 में मैं सब दिन बताते आया हूँ, ये क्वेश्चन पूछता है। और 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। तो महादेव गोविंद रानाडे से आपने 3 बात एक ही साथ याद रखना है, पुणे सार्वजनिक सभा के संस्थापक, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक तथा प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुरंग के साथ ये भी ऐड थे। इनके अलावा अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में करा गया था। सत्यशोधक समाज अभी भी बात करा हमने, ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 महाराष्ट्र में करी गई थी। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इनके अलावा सुभाष चंद्र बोस साहब से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1838 में, फिर 1938 में, है ना, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होती है जिसमें सुभाष चंद्र बोस साहब को फिर से जीत मिलता है, लेकिन कांग्रेस में अनबन के साथ जो है यहाँ से मतलब छोड़ देते हैं लगभग कांग्रेस को। इसके अलावा कांग्रेस से अलग होकर जो है इन्होंने अपना अलग फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। बाद बाकी सुभाष चंद्र बोस के जो जन्मदिन है 23 जनवरी को अब पराक्रम दिवस मनाते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि सुभाष चंद्र बोस वाला जो लेटेस्ट पुरस्कार है बिहार एसआई, जब भी सुभाष चंद्र बोस वाला पुरस्कार हर साल जब भी एग्जाम होता है तो आपसे जरूर पूछता है, जरूर याद रखिएगा। इस बार जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड है ये आपको मिला है लुंगलई फायर स्टेशन को और ओडिशा राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्रालय को, ठीक है। तो उड़ीसा राज्य को मिला है आपदा प्रबंधन विभाग में इंस्टीट्यूट के रूप में, और लुंगलई फायर स्टेशन को मिला है। इस बार दोनों जो है कोई व्यक्ति विशेष को नहीं मिला है ना, दोनों इंस्टीट्यूट को ही मिला है। इसके अलावा शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने किए थे। हालांकि इनकी नींव जो है इनके पिताजी ने ही रखे थे, लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है शांति निकेतन के संस्थापक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ही आज तक आंसर आया है। इनके अलावा कब किए थे, तो 1901 से 1902 में, ठीक है। इनके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर साहब ही वो शख्स हैं जो भारत के लिए पहला नोबेल जीते थे 1913 ईस्वी में गीतांजलि किताब के लिए, है ना। किस लिए, गीतांजलि के लिए जीते थे आपका रविंद्रनाथ टैगोर साहब। साहित्य के क्षेत्र में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय ही नहीं, ये प्रथम एशियन भी है, ठीक है। इनके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर साहब को गुरुदेव का उपाधि दिए थे, कौन दिए थे, MK गांधी, महात्मा गांधी जिसे कहते हैं, क्योंकि महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिए थे। मैंने कहा कि दोनों एक्सचेंज किए थे। इसके अलावा जो रविंद्रनाथ टैगोर है, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था तो नाइटहुड की उपाधि जो है, नाइटहुड की उपाधि जो है आपको लौटा दिया था अंग्रेज को। तो महात्मा गांधी भी पीछे कहाँ रहते, तो महात्मा गांधी केसर ए हिंद की उपाधि जो है अंग्रेज को लौटा दिया था। केसर ए हिंद की लौटाने वाला उपाधि महात्मा गांधी और नाइटहुड की उपाधि लौटाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर। किस घटना के बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इसके अलावा अभी ये शांति निकेतन जो है 2023 के अंदर यूनेस्को के अंदर नॉमिनेट किया गया है। यूनेस्को में भारत के धरोहर के रूप में अभी इन्हें चिन्हित कर लिया गया है और ये भारत के 41वें धरोहर बने हैं। 42वें धरोहर भी इसी साल आया है। 42वें धरोहर कौन सा बना है, तो होयसल का मंदिर समूह, होयसल का मंदिर समूह। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो इतना कुछ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अच्छा एक और पॉइंट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 लंदन में किए थे और ये क्वेश्चन आपका SSC में पूछा गया है, अभी हाल में ही पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है।
दादा भाई नौरोजी के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने लायक है। दादा भाई नौरोजी सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन 1906 जो आपका कोलकाता के अंदर हुआ था, इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग करा था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ब्रिटिश संसद में सेलेक्ट होने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी है। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला प्रथम भारतीय भी दादा भाई नौरोजी है। तो ये कुछ दादा भाई नौरोजी के बारे में। इसके अलावा देखते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा का टाइम लेंगे, थोड़ा पीडीएफ के बारे में आपको जानकारी दे दूं। पीडीएफ का जो स्कीम चलाई जा रही है 35 रुपये में अगर आप बाय करते हैं तो बिहार एसएससी एसआई जो आप क्लास देख रहे हैं इसके 40 पीडीएफ आपको मिलेंगे पर डे एक। इसके साथ ही आपको टॉपिक वाइज मुफ्त दिया जाएगा। RS 25 में बाय करते हैं तो दिल्ली पुलिस के लिए जो एग्जाम चल रही है उसके लिए प्रैक्टिस सेट की हमने चलाई थी मुहिम, उसमें आपको 21 प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ मिलेंगे, साथ ही साथ आपका टॉपिक वाइज फ्री रहेगा। 40 में आप SSC DP SSC का भी ले सकते हैं और दिल्ली पुलिस का और टॉपिक वाइज फ्री मिल जाएंगे। SSC की रेडी है एकदम, 57 क्लास का हमने SSC के लिए चलाया था जो एकदम तैयार है। RS 25 में SSC एंड टॉपिक वाइज मिल जाएगा। 60 खर्च करते हैं SSC BSSC SI टॉपिक वाइज सब मिल जाएंगे और 70 खर्च करते हैं तो 60 के में जो है DP भी ऐड हो जाएगा जो दिल्ली पुलिस के लिए 21 क्लास चलाए गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप 70 में प्राप्त कर सकते हैं। जो भी स्कीम के लिए आप इच्छुक हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, लिंक क्लिक करेंगे आप, व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करेगा, व्हाट्सएप मैसेज करना है पीडीएफ के रिगार्ड में। चलिए शुरू करते हैं। अगली प्रश्न जो है तीसरा या चौथा होगा, भारत का मानक समय की याम्योत्तर निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए भारत की मानक समय की याम्योत्तर जो है बिहार से नहीं गुजरती है। चूंकि आप बिहार की एग्जाम देने जा रहे हैं इसीलिए हमने ऑप्शन में बिहार रखा है, अन्यथा मैं कोई और भी स्टेट रख लूंगा क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की 5 जो मानक समय है ये सिर्फ 5 राज्यों से होकर ही गुजरती है। ये कौन कौन सी है भाई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से निकला हुआ उसका बेटा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यही वो 5 स्टेट है वर्तमान में जहां से आपका जो है भारत के मानक समय के मुख्य याम्योत्तर गुजरा करती है। इसके अलावा भारत कहां पे अवस्थित, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है भारत। और ये देशांतर वगैरह कहां के हिसाब से डिसाइड होते हैं ये भी आपका एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका ग्रीनविच के हिसाब से डिसाइड होते हैं भैया। ग्रीनविच, ये ग्रीनविच कहां पर है? तो ये यूनाइटेड किंगडम यूके के अंदर स्थित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। देखिए ये पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर इसको समझ लीजिएगा तो आपको ये जो घड़ी में मोबाइल में टाइम आप देखते हैं कि इंडिया का समय है ना IMT प्लस है ना GST प्लस GMT प्लस 5.5 घंटा रहता है ना, इस प्रकार से। तो ये 5.5 घंटे कैसे आते हैं? मैंने आपको बताया है कि अगर आपने ग्रीनविच से पूर्व में कोई सा देश है तो इंग्लैंड के हिसाब से उस देश का समय आगे चलता होगा। अगर ग्रीनविच से पश्चिम में कोई सा देश है तो इंग्लैंड के हिसाब से उस देश का समय पीछे चलता होगा। तो हमारा कैसा है भाई? ग्रीनविच से हम पूर्व में है, ये पूर्व है हमारा, मान लीजिए ग्रीनविच है तो हम पूर्व में है तो हमारा 5.5 घंटे आगे चलता है। ये 5.5 घंटे ही आगे क्यों चलता है? क्योंकि हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है और 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट का गैप, है ना। तो 82.5 को अगर आपने 4 से गुना कर दिया, 82.5 को 4 से गुना कर दिया तो 330 मिनट हो जाएंगे और 330 मिनट का मतलब होता है 5.5 घंटा। तो 5.5 घंटा हम जो है ग्रीनविच के तुलना में आगे रहते हैं टाइम के मामले में। इसके अलावा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन रेखा या मुख्य मध्यायन रेखा भी कहा जाता है, जो कहां से गुजरेगी? तो ग्रीनविच से गुजरेगी। बात से स्पष्ट है ना कि ग्रीनविच से ही गुजरती है ना, उसी के हिसाब से आपने जो है 82.5 डिग्री देशांतर भारत की स्थिति बताते हैं तो वहीं पे 0 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है ना। इसके अलावा अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था और ये इको के अंदर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हुए थे। अमर्त्य सेन भारतीय नोबेल पुरस्कार प्रथम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार प्राप्त किए थे, यही
बात बताया। अमर्त्य सेन के द्वारा बहुत सारे पुस्तक लिखे गए, लेकिन जो प्रमुख पुस्तक है जो आपके एग्जाम में आता है ये है कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, है ना। ये इनके प्रमुख पुस्तकों में से है, इनको जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा दूसरा भारतीय जिन्होंने इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार जीते ये 2019 में आए, अभिजीत बनर्जी द्वारा। अभिजीत बनर्जी और इनके पत्नी का नाम है एस्टर डुफ्लो, ये भी जीती थी, दोनों पति पत्नी जीती थी आपका, है ना, 2019 के अंदर इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा अभी अभी बात हो ही गई हमारी कि भारत के लिए पहली बार नोबेल किसने जीता, तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। किस लिए? गीतांजलि के लिए। अमर्त्य सेन जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में कुलाधिपति भी रहे थे। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो कुमार गुप्त प्रथम है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो कुमार गुप्त है। अमर्त्य सेन इसमें जो है कुलपति के पोस्ट पे रह चुके हैं। वर्तमान नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो है ये आपके अरविंद पनघड़िया साहब है। और अरविंद पनघड़िया कौन थे? पहली बार नीति आयोग जब आपका 2015 में बना था तो उसमें उपाध्यक्ष के तौर पे इन्हें रखा गया था, ठीक है। तो उपाध्यक्ष के तौर पे रहने वाले अरविंद पनघड़िया साहब जो है अभी नालंदा विश्वविद्यालय में वर्तमान में उपाध्यक्ष है। अगर सॉरी क्या बोलते हैं इसको, जो है आपका वर्तमान में कुलाधिपति है। इसके अलावा डप्पू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? डप्पू, ये डप्पू लोक नृत्य तेलंगाना का है। हाल फिलहाल में 2-3 लोक नृत्य को काफी पूछे गए हाल में। एक तो डप्पू पूछे जाते हैं, एक ड्री फेस्टिवल पूछे जाते हैं, इनको भी काफी बार पूछा गया। और एक आपका नाटी डांस पूछा जाता है, एक आपका राउत नाचा पूछा जाता है, ठीक है। इनको ज्यादा बार पूछा गया है। और फिर फेमस में आएंगे तो कलबेलिया पूछा जाता है, जो सब जानते हैं, जो राजस्थान का है। तो ये जो डप्पू है ये तेलंगाना का है। तेलंगाना का प्रमुख लोक नृत्य में आएंगे तो लंबाड़ी भी है, गुसाडी है, बोमलता है। ये तीनों तेलंगाना के प्रमुख नृत्य में आ जाएंगे, डप्पू, लंबाड़ी, गुसाडी और बोमलता। इसके अलावा मेदराम जात्रा ये तेलंगाना का ही है, ये तो काफी पॉपुलर है, तो आप जानते होंगे। इसके अलावा तेलंगाना की प्रमुख त्योहार में बोनालू और बथुकम्मा, इन दोनों को भी काफी पूछे गए, लेकिन बहुत दिन से पूछे नहीं है, इसीलिए आपके एग्जाम के लिए तैयार है। ये बोनालू को जो है आप क्या कहते हैं? बोनालू, बोनालू और बथुकुम्मा। बथुकुम्मा को आप फूलों का जो है क्या कहते हैं? फूलों का त्योहार कहते हैं, फूलों का त्योहार कहते हैं बथुकुम्मा को। और ये जो बोनालू है इसमें काली की पूजा होती है, और आपका ये जो बथुकम्मा है इसमें गौरी की पूजा होती है, हिंदू देवी। तो ये ध्यान रखेंगे, इन दोनों के देवी देवता भी एसएससी ने पूछा है, हालांकि राज्य सरकार इतने डीप नहीं जाते हैं आपके क्वेश्चन पूछने में। इनके अलावा तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ था, 2014 में अलग हुआ था। तेलंगाना का हाई कोर्ट कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद में रामानुजाचार्य की प्रतिमा भी है, जिसे स्टेचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। स्टेचू ऑफ यूनिटी आपने कहाँ पे देखा? गुजरात के केवड़िया में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसके अलावा हैदराबाद में चार मीनार भी है, चार मीनार। इनके अलावा चार मीनार के संस्थापक पिछले क्लास में बता रखे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इनके अलावा हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान भी है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान भी है, तथा इरडाई का मुख्यालय भी है। तो ये सभी के सभी आपके हैदराबाद में स्थित है ना। इनके अलावा हैदराबाद किस नदी के किनारे है? पहले रेलवे पूछते थे, अब शायद क्वेश्चन ये ना आए कभी एग्जाम में। तो मूसी नदी के किनारे आपका हैदराबाद शहर स्थित है। ट्विन सिटी किसे कहते हैं? हैदराबाद सिकंदराबाद को, ये भी पहले पूछा जाता था, अब समय थोड़ा महंगा हो गया तो ऐसे क्वेश्चन कम आएंगे। इनके अलावा किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। इनके अलावा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप दुनिया की चौथी सबसे बड़ी महाद्वीप है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला ये दुनिया में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। अधिकांश बच्चा हिमालय जान लेते हैं, तो हिमालय में जो चोटी है ना, ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ये हिमालय की चोटी है, ये हिमालय पर्वत है, तो ये सबसे ऊंची चोटी है। एक पार्टिकुलर पॉइंट के लिए सबसे ऊंचाई वाला है हिमालय। लेकिन अगर आपको सबसे विस्तृत पर्वत रेंज है ना आपसे पूछे, तो आप बताइएगा एंडीज। ये कहाँ पे है? तो ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में
फैला हुआ है। अगर दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की सर्वोच्च बिंदु की बात करें, जैसे एशिया की सर्वोच्च बिंदु आपका माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, वैसे ही तो ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च बिंदु माउंट एकांगुआ, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील टिटिकाका स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और लुसेंट वगैरह किताब के विविध सेक्शन में आप इस प्रश्न को पाएंगे, ठीक है। इनके अलावा विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी क्षेत्र लापाज है, ये बोल्विया, तथा विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात एंजील है। भारत का कौन सा है? कूचिकल। कौन सा है? कूचिकल जलप्रपात, जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो बराही नदी पर आपका स्थित है और कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। लेकिन विश्व स्तर पे सबसे ऊंची जलप्रपात एंजील जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में स्थित है, और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका अंदर के अंदर ही आ जाती है। इनके अलावा अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। लेकिन अंध महासागर जो है ये अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। अंध महाद्वीप जो है अफ्रीका को, और अंध महासागर अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये कुछ महाद्वीप से आपका क्वेश्चन था। इसके अलावा अगला है कि वह दर जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य व्यावसायिक बैंकों को उधार देते हैं उसे क्या कहा जाता है। कई दफा इस क्वेश्चन को रिवर्स करके भी पूछते हैं कि बैंक दर किसे कहते हैं, ठीक है। तो बैंक दर में आपके ऑप्शन ऐसे भी होते हैं कि जिससे जनता जो है कमर्शियल बैंक से लोन प्राप्त करते हैं। बात तो सही है कि उसे भी बोलचाल में बैंक दर ही कहते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछे तो बैंक दर वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य व्यावसायिक बैंकों को उधार देते हैं, ठीक है, ऐसा जवाब देना है। बैंक दर यह वाणिज्यिक बैंकों को उधार देने के लिए आरबीआई द्वारा वसूल की जाने वाली दर है ना। इनके अलावा एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म भी काफी बार एग्जाम में आता है। तो इसके तहत क्या होते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि आरक्षित रखनी होती है, और इसको तय कौन करेगा कि इतना रखना होगा? तो बताइएगा, आरबीआई तय करता है। इसके अलावा रेपो रेट, यह भी आरबीआई तय करता है। रेपो रेट क्या होता है? वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, ये हर देश में होता है। तो अमेरिका में जाएंगे तो फेडरल रिजर्व बैंक हो जाएगा। तो रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन राशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है, और रिवर्स रेपो रेट जस्ट इसका उल्टा होता है। रिवर्स रेपो रेट में व्यावसायिक बैंकों से आरबीआई पैसा लेता है विशेष परिस्थिति में। इसके अलावा हुमायूं ने किस युद्ध के उपरांत निर्वासन के बाद पुनः मुगल सत्ता को स्थापित किया था? आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी के बाद हुमायूं का लड़ाई हुआ और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को लगभग निर्वासन कर दिया, और फिर बहुत दिन जो है मुगल वंश से दूर रहा। तो फिर किस जो है आपका मतलब कि कहां पे आके जो है पुनः हुमायूं को सत्ता मिला मुगल वंश का, ऐसा क्वेश्चन है। तो सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में, इसके तहत आपको हुमायूं को पुनः सत्ता मिली। फिर आपने 1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई देखा, उसमें अकबर की विजय देखा और अकबर के कलनौर में राज्याभिषेक देखा, ठीक है। तो ये सरहिंद का युद्ध हो जाएगा 1555 में। हुमायूं मुगल वंश के द्वितीय शासक थे। बाबर के बाद हुमायूं ही आया था। हुमायूं के द्वारा लड़ा गया कुछ युद्ध, जैसे चौसा का युद्ध, ये 1539 ईस्वी में लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। इसके अलावा अगले ही साल बिलग्राम की युद्ध या कन्नौज की युद्ध 1540 में सेम कैरेक्टर होते हैं, शेरशाह सूरी और हुमायूं अंतिम रूप से पराजित होता है, और इसी के बाद जो है हुमायूं को मुगल वंश से दूर होना पड़ता है, और शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना करते हैं, सूरवंश की, ठीक है। शेरशाह सूरी, सूरवंश। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये सासाराम बिहार के अंदर स्थित है शेरशाह का मकबरा। तो ये ध्यान रखेंगे दोनों बात शेरशाह के बारे में। इसके अलावा जीटी रोड का मरम्मत कराने का श्रेय भी शेरशाह सूरी को जाता है। तो 3 बात हो गए। इसके अलावा
शेरशाह का प्रारंभिक नाम भी आपसे पूछते हैं एग्जामिनर, तो बताइएगा फरीद खान था इनका प्रारंभिक नाम। तो 4 बात शेरशाह के बारे में जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा हुमायूं ने अफगानों को हराया था 1531 में देवराय की युद्ध में या फिर देवरी का युद्ध में। इसके अलावा हुमायूं नामा के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन काफी पूछते हैं। तो गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं नामा के लेखक है। नामा वाला बहुत सारे क्वेश्चन मैं मौखिक रूप से आपको कई दफा बताया हूँ। हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम है, बाबर नामा के स्वयं बाबर है, शाहनामा के फिरदौसी है, शाहनामा के कौन है, तो फिरदौसी है। इसके अलावा एक जंगल नामा है, अमिताभ घोष है, अकबर नामा है, अबुल फजल है। तो इस प्रकार से नामा वाला पुस्तक जरूर याद रखें। इनके अलावा हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, ये दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके निर्माण कौन करवाए थे, तो बेगा बेगम है ना, जो हुमायूं की पत्नी थी। मकबरा को मुगल गार्डन मकबरा था, मतलब पहला मुगल गार्डन मकबरा था, कि मतलब ऐसा बनाया गया कि गार्डन टाइप से, और ये मुगल वंश में पहली बार हो रही थी। इसके अलावा वर्ष 1872 में बिहार के मुजफ्फरपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। आपने देखा कल थियोसोफिकल सोसाइटी आपने देखा कि कहाँ कैसे आया इंडिया के अंदर और कौन लाया, कल ही बताया था या परसों बताया था। थियोसोफिकल सोसाइटी सबसे पहले 1875 अमेरिका में आया था, जो आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया है क्वेश्चन कि सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। फिर हमारा 1882 में आरडीआर में मुख्यालय बनाया गया भारत के अंदर थियोसोफिकल सोसाइटी का, और थियोसोफिकल सोसाइटी का लाने का श्रेय जो है भारत के अंदर एनी बेसेंट को दिया जाता है। तो ये थियोसोफिकल सोसाइटी से याद रखेंगे। ये हमारा मुजफ्फरपुर में बसाया गया साइंटिफिक सोसाइटी, इसके जो आप बसाने का श्रेय जाता है ये इमदाद अली को जाता है। इनके अलावा पटना में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कब खोली, तो 1651 में। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं कि बंगाल में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कब खोली, तो इसका भी आंसर आपका 1651 ही है। ठीक है भाई, बंगाल में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली, तो इसका भी आंसर 1651 ही है। और पटना के में भी बात करेंगे, चूंकि बिहार की एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें भी 1651 ही आंसर होगी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना आपसे पूछे जाते हैं, 1916 में हुआ था, मार्च 1916 में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार बिहार में प्रोविंशियल कमेटी का गठन कब हुआ था, तो 1774 में। अब जाहिर सी बात है कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उसी के तहत हुआ होगा, क्योंकि 1774 दिखा रहा है। इनके अलावा प्रसिद्ध कोल विद्रोह यह 1831-32 में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त कहां पे लागू हुआ था, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में बंगाल में लगाया गया था, है ना, बंगाल में लगाया गया था 1793 में। इनके अलावा 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे, जो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पहला सत्याग्रह भी था, है ना, जो तिनकठिया पद्धति के खिलाफ था। तिनकठिया पद्धति नील के खेती से संबंधित है, तो ये चंपारण भी बिहार में है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो ये इंडोनेशिया में हो रही है, आपका अभी हो ही रही है, ये 2 दिसंबर तक चलेगी, उसके बाद रिजल्ट आएगी। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी अर्जेंटीना ने किया है, और यहाँ पे विजेता उरुग्वे बना है फर्स्ट टाइम। और मैंने बता रखा है कि जो मेन वाला फीफा है जो 2026 में अब होगा, जो 22 में हुआ था, पिछला जो 4 साल पे होता है ना, तो उस फीफा के विजेता जो है पहला वो भी उरुग्वे ही है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हुआ है, यहाँ का जो शुभंकर रहा है मोगा रहा है, और बिहार में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ढूंढता फिरता है। इनके अलावा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है, यह एक फुटबॉल की गेम है ना, इंटर कॉन्टिनेंटल कप, तो इसके विजेता भारत रहा है और उप विजेता रहा है आपका लेबनान। और ये मैच कहाँ पे हुआ है, तो भुवनेश्वर में हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे भैया इंटर कॉन्टिनेंटल 2023 के विजेता कौन है, तो बताइएगा भारत, है ना, उप विजेता लेबनान। हाल फिलहाल में भारत बहुत सारे चीज के विजेता बन गए हैं, सैफ के बन गए हैं, है ना, जूनियर एशियाई हॉकी पुरुष वाला बन गए हैं, जूनियर एशियाई महिला वाला बन गए हैं, एशियन हॉकी महिला वाला बन गया है। इसके अलावा कल विश्व कप नहीं जीत पाए, लेकिन ठीक है भाई, चलते हैं आगे।
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 जो कजाकिस्तान में हुआ है, जहां पर भारत को 14 पदक तथा 7वां स्थान हासिल हुआ है। ये कुछ क्वेश्चन करेंट से, अगर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन दागेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। राज हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने नागपुर को कब ब्रिटिश राज में मिलाया था? तो जो आपका लॉर्ड डलहौजी है, ये नागपुर को ब्रिटिश राज में 1854 में मिलाया था। आज तक सबसे ज़्यादा जो पूछता है कि राज हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज में मिलाया गया पहला राज सतारा, तो कब मिलाया गया? तो बताइएगा 1848 ईस्वी में। कौन मिलाया था, है ना? आप देख ही लिए, उसका नाम डलहौजी, और इसी के काल में रेलवे चला था। तो एक अच्छा काम भी किया है और बहुत सारे बुरा काम भी किया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश राज में मिलाया था 1848 में। तत्पश्चात संबलपुर को 1849 में, ये संबलपुर उड़ीसा में है। उसके बाद झांसी को 1853 में और नागपुर के 1854 में जो है ब्रिटिश राज में मिलाया था। इसके अलावा डलहौजी के काल में भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया, जो 34 किलोमीटर की दूरी मुंबई से ठाणे स्टेशन के बीच में किए थे। इसके अलावा भारत में सिविल सेवा के जनक कर्नवालिस को कहा जाता है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन को कहा जाता है। रिपन के समय लगातार जनगणना हुआ था 1881 से, तथा प्रथम कारखाना अधिनियम भी रिपन के समय ही आया था। तो ये दोनों बात आप नीचे वाले स्लाइड में पॉइंट में लिखे हुए पाएंगे। इनके अलावा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट काफी पूछा जाता है ना, और कई बार मैं बता भी रखा हूँ। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है और इंडियन आर्म्स एक्ट है, दोनों की सेम ईस्वी होती है 1878, और किसके काल में आया था? तो लीटन के काल में आया था। इसके अलावा आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क होता है? तो ये जो बोरेक्स है ये आपका सोडियम का अयस्क होता है। सोडियम का सूत्र होता है आपका Na, है ना। इनके अलावा बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। भारत में बॉक्साइट सबसे अधिक उड़ीसा में होता है। उड़ीसा में जो है आपका सबसे अधिक बॉक्साइट होता है। वर्तमान में उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा लौह अयस्क की जो है खनन भी होती है आपका उड़ीसा के अंदर वर्तमान समय में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। उड़ीसा में बादाम पहाड़ी है जो आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, बादाम पहाड़ी। इसके अलावा जो लौह अयस्क का भंडारण की बात करेंगे सबसे ज्यादा, तो जो विशाल भंडार है उड़ीसा से भी ज्यादा, ये कद्रमुख में है। कद्रमुख आपका कहाँ पे है? तो ये है आपका कर्नाटक के अंदर। लेकिन जो उत्खनन होता है ये आपका बादाम पहाड़ी उड़ीसा के अंदर होता है लौह अयस्क के वर्तमान में। और लोहा के मामले में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान पे है, चीन भारत। और ये किसे रिप्लेस किया है? तो जापान को। जापान पहले 2 नंबर पे थे लौह अयस्क के उत्खनन में, अब भारत को सेकेंड स्थान मिला है। पहला स्थान पे चीन काबिज है और जापान भाग्य है तीसरा स्थान पे, और संयुक्त राज्य अमेरिका भाग्य है चौथा स्थान पे। तो यह स्थान वाले जो है ये क्वेश्चन जरूर जेहन में रखिएगा, भले मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ लेकिन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। इसके अलावा मेकेलाइट तथा कॉपर पैरेट्स ये किसके अयस्क हैं? तांबा के। भारत में तांबा के लिए कहाँ कहाँ जगह प्रसिद्ध है? तो एक तो आपका मलाज खंड, ये मलाज खंड पूछा भी गया था अभी एग्जाम के अंदर। ये मलाज खंड एमपी के अंदर है। और जो आपके सबसे प्रचलित है ये है आपका खेतरी। ये खेतरी कहाँ है? राजस्थान के अंदर। यहाँ क्या मिलेगा आपको? तांबा मिलेगा। तांबा जो है प्रकृति में दूसरे सबसे अधिक कंडक्टिविटी वाला तत्व है। ठीक है, सबसे अधिक जो कंडक्टिविटी वाली गुण होती है किसकी होती है? तो चांदी की होती है। चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है। दूसरा सबसे अच्छा सुचालक आपका कॉपर ही होता है, तांबा होता है। इसके अलावा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट ये सब किसके अयस्क हैं? और हैं, तो ये लोहा के हैं। सीनेबार पारा का अयस्क है, पारा। इसके अलावा गेलेना सीसा का अयस्क है। यहाँ पे पर लिखा गया है, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा। इसके अलावा कोकन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में संपन्न हुआ? तो ये ब्रिटेन के बीच में हुआ है, कोकन 2023। अच्छा, कोकन से क्वेश्चन आता है कि कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो आप कहोगे गोवा के अंदर कोंकणी भाषा बोली जाती है, कोकन तट गोवा। इसके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय बारियर ये किन 2 देशों के बीच होता है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है।
है। इसके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। इसके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास स्लैनेक्स 2023 ये भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मालाबार 23-22 जो भी कहिए, ये मालाबार जो है एक मतलब इसका ईस्वी बदलता रहता है, ये आपका क्वाड देशों के बीच में होता है। अब क्वाड देश कौन कौन से आपको पता है? अमेरिका है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इनके बीच में होता है। इसके अलावा रानी गैदुल्यू को रानी की उपाधि किसने दिया था? तो रानी गैदुल्यू को रानी की उपाधि जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। रानी गार्डनेल्यू को, है ना, आप जो है नॉर्थ ईस्ट के झांसी की रानी भी कहते हैं, ठीक है, और इनको रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। गार्डनेल्यू का जन्म मणिपुर में हुआ था। भारत सरकार की तरफ से 1983 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा मणिपुर में एक आंदोलन चलाया गया, जिया तरंग आंदोलन। ये कब चलता है? जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था इंडिया के अनेक कोना में। तो अगर कल होके आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मणिपुर में इसी आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे जिया तरंग आंदोलन से। ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में किस नाम से चलाया गया, ये क्वेश्चन सीजीएल ने पूछा है, ठीक है भाई, है ना। तो मैं आगने वाले दिन में क्वेश्चन की क्या स्वरूप होंगी ये इसी पे तो काम कर रहा हूं, और यही इत्तेफाक से आपके एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। तो ये जो है आपके मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन में अपना योगदान दिए थे। किसकी बात हो रही है? रानी गैदुल्यू की। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी मार्च भी कहा जाता है। ये कब चला था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। इसी 12 मार्च 1930 ईस्वी की याद को तरोताजा करते हुए 12 मार्च 2021 को जो है आपको अहमदाबाद के जो साबरमती आश्रम है वहां से आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया था भारत सरकार के लेटेस्ट पहलों में, जो 2023 तक चलाया गया। इसके अलावा अगस्त तक चलाया गया भाई, 15 अगस्त 2023 तक। इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी कहा। इनके अलावा मानव शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सीजन का सप्लाई और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वापस लाने का काम किसके द्वारा किया जाता है शरीर के विभिन्न हिस्सों से? तो ये हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन लाल रक्तकण में पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा इसी कारण खून का रंग लाल होता है तथा हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन की अपनी बड़ाई हो गई। लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है तथा मृत्यु कहाँ पे होता है? स्प्लीन प्लीहा के अंदर होता है। लाल रक्तकण की जीवन काल कितने होते हैं? तो 20 से 120 दिन होते हैं, और सफेद रक्त का जीवन काल 2 से 5 दिन, कहीं कहीं आप 3 से 5 दिन भी देखेंगे। इसके अलावा लाल रक्तकण में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जिसमें पाए जाते हैं, जैसे ऊंट वगैरह हो गए, केंद्रक नहीं होते हैं लाल रक्तकण में जनरली। इसके अलावा सफेद रक्तकण को जो है क्या काम है मेन? तो बीमारियों से लड़ने का काम जो दिया गया है ये सफेद रक्तकण को दिया गया है। इसे लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसकी जो एज होती है 3 से 5 दिन तक होती है। इनके अलावा 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट कहाँ किया गया था? तो 1992 में जो अर्थ समिट हुए ये आपका रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ पे है? ब्राजील में, वहीं पे हुआ था। 1987 में आपका मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल होता है। आपसे पूछा जाता है कि ये जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है? तो आप कहोगे ओजोन परत से संबंधित है। और प्रतिवर्ष आप ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हो? तो 16 सितंबर को मनाते हो। ओजोन का सूत्र भी एग्जाम में पूछ लिया गया है, O3 होता है। और ओजोन जो है ये किस लेयर में स्थित है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वायुमंडल के 5 परत में से दूसरा समताप मंडल में आपका ओजोन परत का लेयर स्थित है। इसके अलावा 1985 में वियना कन्वेंशन ये भी आपके ओजोन परत से ही संबंधित है। इसके अलावा जो है अगला देखते हैं 1971 में ईरान के शहर रामसर, है ना, ये जो है आर्द्र भूमि स्थल से संबंधित है। इसीलिए हम 2 फरवरी को प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में सभी जो है वर्तमान में 75 रामसर साइट है, जिसमें सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु राज्य की है, ठीक है। इसके अलावा बिहार का रामसर साइट की बात करेंगे, चूंकि आप बिहार की बात कर रहे हैं तो कवर झील जो है ये बिहार के रामसर साइट में है, जो आपका बेगूसराय जिला में है।
इसके अलावा कोप 28 का मेजबानी अभी अभी हुआ है, ये भी पर्यावरण का कार्यक्रम है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है कोप 28 की बैठक। कोप 27 आपका हुआ था, कहाँ पे हुआ था कोप 27? मिस्र में हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। कोप 26 आपका ग्लासगो में हुआ था। तो ये सभी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो है अगला देख लेते हैं कि डंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो जो डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ है ये आपका यह एक गुफा मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है? गया में स्थित है। कहाँ पे है? गया में, बिहार के गया में। बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर है जो काफ़ी पॉपुलर है। बिहार के चंपारण में केसरिया बौद्ध स्तूप है। इस बौद्ध स्तूप को इंडिया में सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप होने का भी दर्जा दिया गया है। इनके अलावा पत्थर की मस्जिद ये कहाँ पे है? पटना में है। इसको कौन बनवाया था? तो परवेज ने बनवाया था, परवेज शाह, ये मुगल शासक थे। इनके अलावा तख्त श्री पटना साहिब जिसे हरमंदिर साहब भी कहा जाता है, ये आपने पटना से आगे निकलना है तो गुलजार बाग के पास एक स्टेशन है जिसका नाम है पटना सिटी। इस पे छोटे मोटे ट्रेन रुकते हैं, तो यहीं पे है आपका तख्त श्री पटना साहिब, ट्रेन से ही दिख जाएगा, व्हाइट कलर की चमचमाती हुई, है ना। तो ये किसके स्मृति में बनाई गई है? तो गुरु गोविंद सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कहे जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जिस प्रकार से जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर माने जाते हैं, है ना। सिख धर्म के खाली संस्थापक कहेंगे तो गुरु नानक, है ना, गुरु नानक। इसके अलावा जैन धर्म के खाली संस्थापक कहेंगे तो आपका ऋषभदेव, है ना, ऋषभदेव, इस प्रकार से। इसके अलावा जो आपका खालसा पंथ है, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो है ये महाराष्ट्र के नांदेड़ में है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह के संतान गुरु गोविंद सिंह के संतान के याद में जो है अब 26 जो है दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बराबर की गुफा ये कहाँ पे है? जहानाबाद बिहार में है, और यहीं पर लोमस ऋषि का गुफा भी है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुशीला देवी का संबंध किस खेल से है? अब देखिए सुशीला देवी से ऐसा लग रहा है कि कोई जो है मतलब आम खेल खेलते होंगे, लेकिन ये जूडो से संबंधित है भाई, है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 2022 में कुल कितने खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया? तो आप कहोगे 25 खिलाड़ी को। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब होती है? 1961 में होती है। इनके अलावा कुछ अन्य खिलाड़ी जिसे 2022 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ, जैसे सागर कैलाश ओवलकर, ये मलखम्ब से संबंधित है, और मलखम्ब जो है कहाँ पे पॉपुलर खेल है? तो एमपी के अंदर है। श्री परवीन ये वुसु खेल से संबंधित है। महिला कुश्ती से सरिता, लक्ष्य सेन को सभी जानते हैं, बैडमिंटन से संबंधित है। स्वप्निल संजय पाटिल ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। देखिए ये 5 रखा हूं मैं एक्स्ट्रा में, जिसमें से 2 को पूछ लिया गया है, सागर कैलाश ओवलकर और संजय स्वप्निल पाटिल। अब जो ये 3 रखे हैं, लक्ष्य सेन की कम चांस बनती है, लेकिन इन दोनों की ज्यादा चांस बनती है, तो ध्यान रखेंगे, और सुशीला देवी का भी। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी से हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुआ था। यह खेल के कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है, किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, और 2022 के लिए यह 7 जने को प्राप्त हुआ। इनके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में होता है, और 1992 में जो है पहला अवार्ड रिसीव होते हैं किसके द्वारा? जो आपका विश्वनाथ आनंद साहब है उनको मिला था, जो हॉकी के माफ कीजिएगा जो शतरंज के पहला ग्रैंड मास्टर है हमारा इंडिया में, तो उनको जो है दिया गया था। अब इस पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है ना। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, और 2023 के लिए यह पुरस्कार जो है दिया गया है शरद कमल को, तो इसे ध्यान रखेंगे जो टेबल टेनिस खेलते हैं। अगला है धातु का मुख्य गुण तन्यता होती है, परंतु कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें तन्यता की गुण बहुत कम पाई जाती है। कौन सा वो है? मतलब धातु भी हो और तन्य भी बहुत कम हो, तो ये है जी पारा। पारा आप जानते हैं कि साधारण टेम्परेचर पे ही आपका लिक्विड फॉर्म में पिघल जाती है। आपका लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाली कमरे के टेम्परेचर पे एकमात्र धातु है पारा, तो इसमें तन्यता गुण कम होगी। तन्यता गुण कहने का मतलब है कि 5 ग्राम चांदी
या सोना खरीदिए और उसकी जो है आप अंगूठी बना लीजिए, चैन भी बना सकते हैं, है ना। तो मतलब लचीलापन, उसे कितने तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं। तो पारा में कम होता है। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा धातु आघात वर्धनीय भी होता है, यानी उसको पीटिए उटिए तो पसरेगा, है ना, टूटेगा नहीं जल्दी। इसके अलावा अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है, अधातु को पटकिएगा तो टूटेगा, इसमें भंगुर होता है। ये कमरे के टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु ब्रोमीन है, जो आपका है ना, ब्रोमीन जो है ये कमरे के टेम्परेचर पे आपको द्रव अवस्था में पाया जाएगा, जो हैलोजन समूह से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ओवरऑल है तो अधातु। इसके अलावा सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। यह कार्बन का अपरूप होता है, एगो ग्रेफाइट भी होता है। तो लेकिन ये अधातु तो है, लेकिन ये विद्युत के सुचालक होते हैं, यह अपवाद है। ठीक है भाई, अधातु विद्युत के सुचालक तो नहीं होते, लेकिन ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी विद्युत के सुचालक होते हैं। और ग्रेफाइट का इस्तेमाल आप नाभिकीय रिएक्टर में भी करते हैं, और ग्रेफाइट का उपयोग जो है आप पेंसिल बनाने में भी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन जो है अंग्रेजी और बांग्ला, ये दोनों भाषा में करा गया था, दोनों भाषा में करा गया था। देखिए इसका इतिहास कैसा रहा कि पहले बांग्ला भाषा में इसे चलाया गया, लेकिन आप जानते हैं कि 1878 में वर्नाक्युलर एक्ट आ गया। और वर्नाक्युलर एक्ट क्या कहता है कि कोई भी पत्रिका को स्थानीय लैंग्वेज में नहीं छाप सकते, नहीं चला सकते, अंग्रेजी में छापने की छूट थी। ठीक है, तो इसी पत्रिका को अंग्रेजी में भी कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक हिसाब से बांग्ला और अंग्रेजी दोनों में रहा अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है भाई। इसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया था? शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने किया था। इनके अलावा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रतिपादित एक किताब का नाम है मराठा और दूसरे का नाम है केसरी। तो जो मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और जो केसरी है ये मराठी भाषा में लिखा गया। तो यहाँ पे नाम का विपरीत कर देंगे, जो मराठा है वो इंग्लिश भाषा में और जो केसरी है वो मराठी भाषा में लिखा गया था। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध पुस्तक संवाद कौमुदी, ये संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, वहीं राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरातुल अखबार चलाया गया जो फारसी भाषा में लिखा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है बाबरनामा, यहाँ पे मैं लिख के ही रखा हूँ। बाबरनामा ने जो बाबर स्वयं लिखे हैं, जो बाबर का ऑटोबायोग्राफी है, तो ये किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। आनंद मठ किस भाषा में लिखे गए? बांग्ला भाषा में। आनंद मठ से ही हमने जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया है। ठीक है, और इनके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अभी अभी आपसे पूछा था कि इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक रेहला किस भाषा में लिखा गया है? तो आप कहोगे अरबी भाषा में। ठीक है, तो ये सभी के सभी थोड़ा भाषा पे जरूर ध्यान दें पुराने किताब का। इसके अलावा सतकोशिया बाघ टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। भारत में सिमलीपाल, उड़ीसा, भारत में जो है सिमलीपाल बाघ रिजर्व, ये भी उड़ीसा में है। इनके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है 1973 में करा गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाता है आपसे कि कब करा गया था? तो 1973 में। कौन से अधिनियम के तहत? तो 72 के अधिनियम के तहत। इसके अलावा देश में सबसे अधिक बाघों की संख्या कहां पे है? मध्य प्रदेश में। दूसरा सर्वाधिक कर्नाटक में है। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, बुक्सा या बक्सा। इसके अलावा मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरंग, है ना, डिब्रू सखोवा भी एक होता है, पाबीतोरा भी होता है। ये सभी के सभी नेशनल पार्क आपके कहां पे मिलेंगे? असम के अंदर मिलेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे मिलेंगे? गुजरात के अंदर मिलेंगे, गिर नेशनल पार्क। इसके अलावा पिन वैली नेशनल पार्क, ये काफी पूछे जाते हैं, तथा द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों आपके हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। देश में सबसे बड़ी नेशनल पार्क हेमिस है, ये लद्दाख में मिलेंगे। सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन है, अंडमान निकोबार में मिलेंगे। तथा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर है, आंध्र प्रदेश श्री सैलम में मिलेंगे। तो ये कुछ बात जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा वर्तमान समय में भारत कच्चा इस्पात के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? देखिए क्वेश्चन अलग से मैं लिखा हूं। दूसरा स्थान रखता है। लौह इस्पात उत्पादन में पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान है
दूसरा स्थान भारत का, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख के रखा हूँ तीसरा स्थान जापान का। तो पहला चीन का, दूसरा भारत का, तीसरा जापान का, चौथा अमेरिका का। तो इस प्रकार से लौह इस्पात वाला बात रखिएगा, क्योंकि अभी अभी थोड़े ही दिन पहले रिप्लेस किया है और बिहार में ये क्वेश्चन आएगा जरूर। इसके अलावा वर्तमान में सबसे अधिक लौह का उत्पादन उड़ीसा के बादाम पहाड़ी, सब बता ही दिया था। दूध उत्पादन में प्रथम उत्पादन में भारत है पहला। दूध का जो चलाया गया था ऑपरेशन, वो बताइएगा कि कौन सा चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड, है ना। ये दूध से संबंधित है। जो इसके कर्ता धर्ता कौन थे, मैं हिंट देता हूँ, नॉर्मल बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। बताइएगा दूध वाला जो चलाया था मुहिम, उसके कर्ता धर्ता कौन थे, किसके नाम जुड़े हुए हैं इनसे। इनके अलावा मोटा अनाज उत्पादन में प्रथम स्थान पे भारत है, पहले अमेरिका हुआ करता था। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, इस समय विजयनगर का शासक कौन था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, और इसी युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य की पतन स्टार्ट हो गई थी। तो उस समय जो है आपका विजयनगर साम्राज्य के शासक सदाशिवराव को मानते हैं। इनके अलावा सदाशिवराव विजयनगर के अंतर्गत तुलुप वंश का शासक था। किस वंश का, तुलुप वंश का। इसके अलावा पानीपत के तृतीय लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाव ने किया था। इसका नाम मिलता जुलता है ना। एक बार एग्जामिनर ने सदाशिवराव ऑप्शन में नहीं था, फिर भी दूसरे शासक को भी सही माना है, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, सदाशिवराव भी था। ठीक है, तो दोनों के दोनों आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मैंने बताना है कि भाई सदाशिवराव से नाम एक और आदमी का है जो इंपोर्टेंट रोल अदा किया है पास्ट में। ये कौन है, सदाशिवराव भाव। ये कौन थे भाई, तो जो पानीपत की थर्ड लड़ाई हुई थी 1761 में, तो मराठों के तरफ से जो है सेना का नेतृत्व कौन किए थे, सदाशिवराव भाव। ठीक है, तो एक सदाशिवराव है खाली, एक सदाशिवराव भाव है। तो जो भाव वाला है वो मराठों का है, क्योंकि आप जानते हैं भाव मतलब भाई होता है। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, मराठी में भाव मतलब भाई होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर पर 4 वंश ने शासन किया था, तुलुब, संगम, तुलुब, सुलुब, अरबिदु, ये 4 वंश। कृष्णदेव राय सबसे प्रतापी राजा हुए थे, जिसने अनमुक्त मल्यार्ध की रचना की थी और नागलपुरम नामक बस्ती की स्थापना किए थे। आपका कौन, कृष्णदेव राय साहब। कृष्णदेव राय जो है, इन्होंने विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी किया था, और इसके जो मंत्री परिषद होते थे उसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इनके अलावा ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार, चूंकि 2021 अभी 23 वाला नहीं आया है, तो ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन आच्छादन से अधिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपका 24.62% भूमि पर जो है भारत में वन है 2021 रिपोर्ट के अनुसार। देश में सबसे अधिक वन आच्छादन कहाँ पे मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में मिलेगा, दूसरा सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में, और तीसरा छत्तीसगढ़ में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा वनों का सर्वेक्षण प्रत्येक दूसरे वर्ष किया जाता है। किसके द्वारा, FSI के द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है, देहरादून में। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन जो है ये संस्था कार्यरत है। 2 साल के गैप पे होती है, 19 में हुआ, फिर 21 में हुआ था लेटेस्ट, अब 23 में आने ही वाला है। इसके अलावा सभी ग्रहों में सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है, तो जिस पे हम लोग रहते हैं ये सबसे ज्यादा सॉलिड है, घनत्व है इसकी, तो ये भाई पृथ्वी हो जाएगा। ग्रह के इमेज देखने से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं, और मेरे ख्याल में इस वाले चैप्टर को आप इमेज से ही पढ़िएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पे है सूर्य, यहाँ पे सूर्य है ना, यहाँ पे है सूर्य, तो सूर्य से सबसे नजदीक बुध ग्रह है। बुध सबसे छोटा होता है, परिवार में सबसे छोटा, अपने पिताजी का प्यारा, इसीलिए पिताजी के पास बैठा है आपका बुध, है ना। देखिए पृथ्वी को 3 नंबर पे याद रखना है, तो पृथ्वी की बहन कहलाती है शुक्र, तो अपन दोनों बहन एक जगह बैठी है, तो पहले 3 जरूर याद रखें। सबसे छोटा तो याद रखना नहीं है, सूर्य के पास सबसे छोटा बैठा है बुध, दोनों बुध और शुक्र और पृथ्वी, तो 2 1 2 3 को याद हो गया। अब दिन का क्रम पढ़ देना है ना। तो रविवार पढ़ेंगे, तो रविवार तो कोई ग्रह नहीं होता है, तो संडे खत्म। फिर सोमवार भी ग्रह नहीं होता है, खत्म। फिर मंगल, तो मंगल को रख देना है, मंगल को हमने यहाँ पे रख दिया पृथ्वी के बाद। फिर हमने बुध, लेकिन बुध को हमने पहले ही ले लिया है, छोटा बेटा होने के कारण पापा के पास बैठे हैं, तो बुध तो आएगा नहीं क्योंकि आ चुका है। फिर बृहस्पति, तो हम बृहस्पति रख देंगे मंगल के बाद। फिर शुक्र, तो शुक्र तो पहले ही आ चुका है, तो शुक्र होने, तो फिर शनि, तो शनि आ जाएगा, और लास्ट में अरुण वरुण आ जाएगा। तो ये ग्रहों का क्रम याद करने का है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो जो दूर के 4 ग्रह है वो सबसे बड़े ग्रह है। ठीक है, दूर का जो 4 है ये
सबसे बड़े ग्रह हैं 4 गो, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये 4 गो हो गया। अब 5वां स्थान पे हमारा हो गया पृथ्वी। कहाँ गया भैया पृथ्वी? यहाँ पे है पृथ्वी, है ना। 5वां स्थान पे बच गया 3 गो। तो 6ठा स्थान हो जाएगा आपका मंगल का, 7वां हो जाएगा आपका शुक्र का, और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका मरकरी का, ठीक है भाई। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अपने अक्ष पे सबसे फास्ट चक्कर कौन लगाता है? तो बुध, चूंकि सूर्य जो है, माफ कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन का सबसे पहले चक्कर कौन लगाता है। तो आप बताइए, स्कूल यहाँ है तो आप यहाँ से चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे कि यहाँ से चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे? तो यहाँ वाला जल्दी पहुंच जाएगा। तो बुध नजदीक है सूर्य के, इसीलिए जल्दी जल्दी चक्कर लगा लेता है, ठीक है। तो मात्र 88 दिन लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे अधिक दिन सूर्य के चक्कर लगाने में किसको लगता होगा? तो सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे अधिक दिन लगता होगा यहाँ पे वरुण को, ठीक है भाई। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछे और पूछा गया है कि अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे सबसे फास्ट चक्कर कौन लगाता है, तो अपने एक्सिस पे सबसे फास्ट चक्कर ये जुपिटर बाबा लगाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन को अलग अलग जानेंगे, है ना। सूर्य का सबसे पहले चक्कर तो दूरी के हिसाब से तौल दोगे कि कौन सूर्य से कितना दूरी है, तो जो जितना दूरी रहेगा उतना ज्यादा टाइम लेगा चक्कर लगाने में। लेकिन अपने एक्सिस पे सबसे फास्ट चक्कर बृहस्पति लगाते हैं। अब देखिए, जो ये सूर्य के 4 गो नजदीक वाला ग्रह है, 4 गो, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं, या फिर पार्थिव ग्रह कहते हैं, है ना। आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह। ये जो सूर्य से 4 गो ग्रह है, यहाँ पे अरुण के बाद वरुण होगा, ये जो 4 गो ग्रह है दूर वाला, इसे हम कहते हैं जोवियन ग्रह, या फिर हम कहते हैं इसे बाह्य ग्रह या फिर बाहरी ग्रह, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, बाद बाकी ग्रह यहीं से समझ गया। इसके अलावा लाल ग्रह देखने में ही लग रहा है मंगल, इसके अलावा नीला ग्रह पृथ्वी, पीला ग्रह शुक्र और हरा ग्रह अरुण। ये 4 गो आपको कलर कोड से पूछा जाता है ना। तो लाल ग्रह किसे बताओगे? आयरन के उपस्थिति के कारण मंगल, और जल के उपस्थिति के कारण आपका कौन सा? पृथ्वी, नीला, है ना। इसके अलावा पीला ग्रह शुक्र, है ना। सबसे हरा ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस। तो ये कलर के हिसाब से जो क्वेश्चन आता है ये बता दिया। पूछा जाता है कि किस ग्रह के चारों ओर रिंग होता है, तो ये सैटर्न है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक रिंग के जैसा छल्ला बना है। इसके अलावा सबसे अधिक उपग्रह अब किसके पास है? तो बताइएगा सैटर्न के पास फिर से सबसे अधिक उपग्रह हो गया है। इनके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो बताइएगा केपलर ने दिया था। अब देखिए, जो सूर्य के जितना नजदीक है इसका घनत्व उतना ज्यादा है, मतलब सबसे कम घनत्व। ये सब गैसीय पिंड के रूप में, ये सब जो 4 गो दूर वाला ग्रह देख रहे हैं, ये सब बिल्कुल सॉलिड नहीं होते हैं, गैस के रूप में होते हैं जनरली। और ये जो नजदीक के 4 गो ग्रह है ये थोड़ा सॉलिड में है, जिसमें पृथ्वी सबसे ज्यादा सॉलिड है, जिसमें हम लोग रहते हैं भाई, ठीक है। तो ये थे ग्रह के बारे में जितना चीज मैंने बताया, यही चीज यहाँ पे लिखा है। आपको मैं PDF तो दूंगा ही, तो जरूर वहां देख लीजिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है, पंचायत और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष बाद राज्यों में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? देखिए, जिस प्रकार से केंद्र में आप राष्ट्रपति साहब को समझते हैं, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल साहब को समझिएगा, इजी होगा। तो राज्य में वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं, केंद्र में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं 5 वर्षों के लिए, 5 ईयर के लिए। अभी 15वीं वित्त आयोग चल रहे हैं, NK सिंह इनके अध्यक्ष है। जो केंद्र वाला आर्टिकल है ये 280 है, और जो राज्य वाला आर्टिकल है 243 का आय है। देखिए, 243 ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है, 19 ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है, और 51 का ए जो है ये भी से भी ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स कह सकते हैं। तो इन तीनों को लेके मैं एक अलग वीडियो बना दिया हूँ, टॉपिक वाइज में देखिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। तो ये हो गया। इसके अलावा अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों में एक राज्यपाल होंगे। एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में जो है राज्यपाल के रूप में सेवा दे सकते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री को पद से हटाते हैं राज्यपाल ही। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो आपका प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए लिखा हूँ, है ना। राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाना, महाधिवक्ता की नियुक्ति करना, अच्छा, शपथ दिलाते हैं उनको राज्यपाल, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
राज्यपाल जो है राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तथा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। इसके अलावा राज्य में विधायिका को विघटन के लिए राज्यपाल ही जिम्मेवार है। जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा को विघटित करने के लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 85 से, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल, सीधा सीधा बात है। जैसे प्रेसिडेंट वैसे राज्यपाल। प्रेसिडेंट को पूरे देश को देखना होता है, राज्यपाल को उस पार्टिकुलर जहां का उसका कार्यभार सौंपा गया है वहां का देखना होता है ना। इनके अलावा राज्यपाल की क्षमादान के अधिकार आर्टिकल 161 में है और राष्ट्रपति के क्षमादान आर्टिकल 72 में है। दोनों में क्या डिफरेंस है क्षमादान में, कि राज्यपाल जो है, राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। इसके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? R.K. नारायण है ना। R.K. नारायण के अन्य उपन्यास में मालगुडी डेज, द गाइड, द इंग्लिश टीचर, द डार्क रूम, बैचलर ऑफ आर्ट, ये सब R.K. नारायण के प्रमुख पुस्तकों में से है। इसके अलावा मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है ना, इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, ये सब रामचंद्र गुहा की किताब है। इनके अलावा इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, द नेमसेक, ये झुम्पा लाहिरी की पुस्तक है। विक्ट्री सिटी, मिडनाइट चिल्ड्रेन, द सेटनिंग वर्सेज, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, ये सब सलमान रश्दी की पुस्तक है। गुलिवर ट्रेवल्स, जोनाथन स्विफ्ट की पुस्तक है। ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है। तो ये कुछ पुस्तक है जो आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा निम्न में से किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ये एडवर्ड जेनर है, जिसे प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रतिरक्षा मतलब आप जानते हैं, टीकाकरण भी कह सकते हो इसे। एडवर्ड जेनर अंग्रेज वैज्ञानिक थे, अंग्रेज है ना। इनके अलावा ये चेचक के टीका का खोज किए थे। पोलियो के टीका का खोज जोनास साल्क ने किया था और मुंह से लेने वाले पोलियो का जो ओरल ड्रॉप है उसका खोज अल्बर्ट साबिन ने किया है, लेकिन आज तक जोनास साल्क ही पूछा जाता है। इसके अलावा रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर ने किया है। दूध के जो पाश्चुकृत का सिद्धांत है ये भी लुई पास्चर ने ही दिया था। इसी कारण आजकल हम पैकेट वाला दूध देखते हैं, उसके पीछे लिखा रहता है पाश्चुकृत दूध। इसके अलावा चेचक, पोलिया, रेबीज, ये तीनों वायरस से होती है। इनके अलावा जो अगला पॉइंट है, विषाणु के खोज जो है ना इवान बस्की ने किया था। विषाणु, वायरस की खोज जो है इवान बस्की के द्वारा किया गया था, जो सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम करता है। इसको मैं समझा चुका हूं कैसे होता है। जब विषाणु किसी है ना लाइव यानी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तो एक्टिव होते हैं, और जो निर्जीव जैसे किसी बोतल वगैरह में भर के रखा जाए तो मरा पड़ा रहता है। इसके अलावा भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश MP शास्त्री थे। देखिए आज तक एग्जाम में फर्स्ट पूछे गए हैं या फिर वर्तमान पूछे गए हैं, ठीक है। मैं आपको दूसरा और सेकेंड लास्ट पे फोकस करवा रहा हूं, पहला और अंत तो अब मैं बता ही दिया हूं, ठीक है। तो भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश MP शास्त्री, पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जे कानिया, ठीक है। इसके अलावा अभी 50वां DY चंद्रचूड़ साहब, 49वां UU ललित साहब। तो ये चार जरूर ध्यान रखें, पहला, दूसरा, 50वां, 49वां, जरूर ध्यान रखें भैया, ठीक है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब होता है? 1950 में होता है। कौन से आर्टिकल से होती है? 124 से। और कौन से आर्टिकल से रीट जारी करते हैं सर्वोच्च न्यायालय? 32 से। और किस आर्टिकल के थ्रू सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय होता है? तो 129 के तहत। तो ये तीनों बात एक स्लाइड में याद रखेंगे। इनके अलावा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व परामर्श से उसे संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से प्राप्त होने के बाद किया जाता है। मैं इस बात को समझा चुका हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में वर्कलोड बढ़ता है ना, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति उस सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राष्ट्रपति से पूछते हैं कि करना है। तो राष्ट्रपति अगर हामी भर देता है तो मान लीजिए कोई एक स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश से के हाई कोर्ट से न्यायाधीशों को लाना है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसे तदर्थ न्यायाधीश कहेंगे और उस दौरान उसको पूरी फैसिलिटी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जैसा ही दिया जाएगा। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिस भी हाई कोर्ट से वो न्यायाधीश को ला रहे हैं वहां के सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे, ठीक है भाई। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है आर्टिकल 50 में DPSP के अंतर्गत किया गया है। देश के 16वें मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ साहब थे, जो DY चंद्रचूड़ साहब के पिताजी हैं और एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है जिनके पिताजी भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा
मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में बता ही दिया था। फिजी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है फिजी द्वीप। फिजी की राजधानी सुबा है और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। जुबा केसरी वाला, बीमल के प्रचार वाला, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, सुबा जुबा कंफ्यूजन है ना। इसके अलावा हिंद महासागर में श्रीलंका मालदीव स्थित है। दोनों भारत की पड़ोसी देश है। एक का राजधानी श्रीदेवर्धने पूरा कोट्टा, दूसरे का राजधानी कहाँ पे है? तो मालदीव के माले। इसके अलावा श्रीलंका में सिंगली और तमिल भाषा और मालदीव में दिवेही भाषा बोली जाती है। दोनों की भाषा भी ध्यान। दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप ग्रीनलैंड है। कहाँ पे है? डेनमार्क में है। और दुनिया में सबसे बड़ा द्वीपीय समूह वाला देश इंडोनेशिया है। द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं? आर्कीपेलागो कहते हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। महासागरों की जो अवरोही क्रम है, यानी घटता हुआ क्रम विस्तारिता के आधार पे, तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। माफ कीजिएगा, चौथा अंटार्कटिक और सबसे छोटा आर्कटिक यानी पांचवा। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। प्रशांत महासागर में मरियाना खाई है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अल नीनो और ला नीनो, जो अल नीनो गर्म कर देता है जल को, ला नीनो ठंडा कर देता है, ये प्रशांत महासागर में आता है। अगला है, भारत में स्वर्ण सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो हिंद यूनानी शासक ने चलाया था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के कुषाण के काल में चलाए गए, सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जो है हिंद यूनानी शासक चलाया। और भारत में शुद्ध स्वर्ण के सिक्का कहेगा, प्योर वाला, तो कुषाण ने चलाया। और बड़े पैमाने पर भी कुषाण ने ही चलाया, है ना। कुषाण ने स्वर्ण सिक्का के अलावा आपको तांबे का सिक्का भी चलाया था। गुप्त शासक किसके सिक्का चलाया? तो स्वर्ण और रजत के सिक्के चलाए। इल्तुतमिश ने तांबा का सिक्का और आपका चांदी का सिक्का चलाया। तांबा और का सिक्का और चलवाया। और टका, एक सेकंड, चांदी नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखिएगा, है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई। इल्तुतमिश ने तांबा और चांदी का सिक्का चलाया, जहां पे तांबा का सिक्के का नाम जीतल था और जो चांदी का था उसका नाम टका था। ये क्वेश्चन भी आया है, कई दफा आया है। आपको डायरेक्ट पूछता है कि जो टका था वो किसके बने होते थे? तो वो बने थे चांदी के, और जो जीतल थे वो कॉपर के। किसके द्वारा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कहाँ पे चले गए हम? सल्तनत काल में। कौन थे इल्तुतमिश? रजिया के पापा और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनके दामाद थे, और गुलाम वंश के तृतीय शासक थे। आराम शाह के बाद आया था। सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे का सिक्का चलाया। ये अलग से ही पूछे जाते हैं कि शीशे का सिक्का कौन चलाया। और एक अलग से और याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में सांकेतिक मुद्रा कौन चलाया? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। सातवाहन वंश के शासक चांदी तांबा का भी सिक्का चलाया था और आपका शीशा का भी चलाया था, लेकिन स्वर्ण सिक्का नहीं चलाया था। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से, पीली क्रांति तिलहन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। ये कुछ क्रांति ध्यान रखेंगे। बादामी क्रांति मसाला से, श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मत्स्य से। इसके अलावा हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग, ये अमेरिका के रहने वाले। अभी नॉर्मन बोरलॉग का जो है राष्ट्रीयता पूछा गया है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, तो अमेरिका के है। इनके अलावा भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। हरित क्रांति पर विचार विमर्श लाल बहादुर शास्त्री के समय में ही हो गया था, लेकिन जब हरित क्रांति रिलीज हुआ, आया इंडिया के अंदर, 1967 हो चुका था। और उस समय इंदिरा गांधी जी की जो है यहाँ पे शासन व्यवस्था था। और सबसे पहले पंजाब में हरित क्रांति, और सबसे अधिक असर डाला गेहूं के फसल पे। इसके अलावा हरित क्रांति के प्रमुख उद्देश्य अच्छे किस्म के खाद बीज का इस्तेमाल कर खाद्यान्नों को पैदावार में बढ़ोतरी करना है। अगला है 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट आप जानते हैं कौन है? ये कौन है भैया? रणवीर कपूर है ना, उनकी पत्नी है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गंगूबाई कठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड राजकुमार राव को दिया गया 68वें में, अब तो 69वें भी रिलीज हो गए। फिल्म बधाई हो के लिए। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेटेस्ट वाला जो अभी दिया जाएगा, ये वहीदा रहमान जी को। इसके अलावा जूनागढ़ का किला किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? है ना, तो जूनागढ़ का किला जो है ये राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। मेरे ख्याल में आपको दिख रहा होगा। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान विमल शाह के द्वारा बनवाया गया। विष्णुपद मंदिर गया रानी अहिल्याबाई के द्वारा। जगन्नाथ मंदिर पुरी चोंगदेव के द्वारा। कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार 1911 में। ये कहाँ पे है? मुंबई में है, समुद्र के किनारे, ताज होटल के ठीक सामने। इसके अलावा कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु पल्लव राजाओं के द्वारा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जूनागढ़ का किला, ये बीकानेर राजस्थान में है, और ये आपका राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा
विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में करवाया गया। अलाई दरवाजा जो दिल्ली में है का निर्माण कौन करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाए थे अकबर ने, जो कहां पे लगाया गया है? फतेहपुर सीकरी में। सफेद रक्तकण को और किस नाम से जानते हैं भाई? ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ल्यूकोसाइट शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को संचालन करते हैं। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट का काम क्या है? माफ कीजिएगा, तो थ्रोम्बोसाइट का जो काम है रक्त के थक्का जमने में मदद करना। विटामिन के भी करते हैं मदद, प्लेटलेट्स भी करते हैं मदद। विटामिन के को रक्त के थक्का जमने में मदद करते हैं, लिख दिया है। एरिथ्रोसाइट कहते हैं आरबीसी को, है ना। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो शरीर में आपको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करते हैं। आरबीसी का कब्र कहते हैं प्लीहा को। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार किस समूह के तत्व को क्षारीय पृथ्वी धातु कहते हैं? तो जो समूह 2 है इसे क्षारीय पृथ्वी धातु कहा जाता है। देखिए समूह 1 और 2 को कंबाइंड रूप से एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। और दोनों को अल्कलाइन मेटल भी कहा जाता है, जो आप ये पर्पल कलर का देख रहे हैं। लेकिन पार्टिकुलर समूह 2 को क्षारीय पृथ्वी धातु कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, 3 से 12 को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और नीचे जो आप देख रहे हैं ये 2 वाला लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड, इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, SPDF, है ना। और बाद बाकी जो ये बच गया ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आप इसे बांट सकते हैं। ये पी ब्लॉक हो गया, ये 3 से 12 तक डी ब्लॉक हो गया, 1 और 2 को एस ब्लॉक कहते हैं और नीचे वाले को हम एफ ब्लॉक कहते हैं। तो ये 4 ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। टोटल 18 ग्रुप को आप 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है भाई, तो ऊपर वाले जो पीरियोडिक टेबल होते हैं वो तो 3 ही ग्रुप में बट जाते हैं, और जो नीचे है लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाता है। इसके अलावा इनको पार्टिकुलर क्या क्या कहते हैं मैं 18 वर्ग को आपको जो है समझा चुका था। इसके अलावा निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटना को कालक्रम के अनुसार मिलान कीजिए। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, भगत सिंह को फांसी, कैबिनेट मिशन का आगमन, एगो और होगा एगो पूना समझौता। देखिए जो आपका बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ, जिस दिन असहयोग आंदोलन पूर्ण रूप से लागू हुआ ना उसी दिन मृत्यु हो गई। ये सब इत्तेफाक होता है, तो इनको हम 1920 ईस्वी में ले जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा भगत सिंह की फांसी 1931 ईस्वी में ले जाएंगे, यहाँ पे है। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946, एगो 32 बच गया है तो पूना पैक्ट होगा। तो ये चारों को हम मिला देंगे, यहाँ पे आपको मिला गया नंबर यहाँ पे दिया गया है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन के शुरुआती दिन ही हो गए थे, आपको बता दिया हूँ। बाल गंगाधर तिलक भारत में होम रूल लीग का नेतृत्व किया था एनी बेसेंट के साथ। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी उत्सव, है ना, और अभी भी मैंने बताया केसरी और मराठा ये दोनों पत्रिका का भी संपादन किया। भगत सिंह साहब असेंबली में बम जो है 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह साहब को फांसी हो गया था। भगत सिंह साहब का जन्म पाकिस्तान के गांव बंगा में हुआ था। भगत सिंह के द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तकों में से व्हाई आई एम एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये पुस्तक काफी फेमस है, काफी बार पूछा जाता है। वही बताऊंगा जो पूछा जाता है भाई। कैबिनेट मिशन भारत में भावी संविधान के ढांचे को जो है बनाने के लिए 1946 में आए थे। इनके 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और आपका क्रिप्स। इसके अलावा प्रसिद्ध प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता के समान सिद्धांत दिए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करने के लिए। न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक, और 1932 में नोबेल पुरस्कार भी पाए थे। इसके अलावा फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में दूसरा स्थान, है ना, 2023 में किसे दिया गया है? तो दूसरा स्थान जो दिया गया है ये बर्नार्ड अर्नो एंड फैमिली को दिया गया है। ये फ्रेंच फैमिली है जो आपका फोर्ब्स के जो अमीर के टॉप का लिस्ट होता है उसमें दूसरा स्थान पाया है। ये क्वेश्चन इसलिए विशेष है क्योंकि टॉप 10 जो अरबपति है, टॉप 10 जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है उसमें 9 यूएसए के हैं। एकमात्र ये जो है आपका ये बर्नार्ड वाला ये जो है यूएसए से हट के है। तो ये क्वेश्चन टॉप बनता है, इसीलिए आपके एग्जाम में आने के लिए आतुर रहेंगे। ठीक है, पहला स्थान एलन मस्क को दिया गया है नवंबर तक के रिपोर्ट के अनुसार। ये अभी नवंबर जो बीत रहे हैं ना आजकल, है ना, तो अभी तक में एलन मस्क पहले स्थान पे बने हैं। टेस्ला का मालिक है, स्पेस एक्स के मालिक है। अब सरब तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब सरब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि तरंग 3 प्रकार के होते हैं। एक अवश्रव्य होते हैं, एक सबश्रव्य होते हैं, एक श्रव्य तरंग होते हैं और एक आपका पराश्रव्य तरंग होते हैं। ये 3 तरंग होते हैं जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम हो तो ये अवश्रव्य, इसे हम नहीं सुनते हैं। हम 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुनते हैं जिसे हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और पराश्रव्य जो तरंग होते हैं इसकी जो आवृत्ति होती है ये 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है, इसको भी हम नहीं सुनते।
इन दोनों को जिसे हम नहीं सुनते हैं उसको कुत्ता, चमगादड़ इत्यादि जो जानवर है ये सुनते हैं। आई होप मैं तीनों चीज समझा चुका। अब चलते हैं आगे। वास्तव में प्रकाश क्या है? तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश को और भी आप कह सकते हैं तो कैसा तरंग है? तो प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का क्या गुण होता है? मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है गमन के लिए। इसे प्रकाश इसीलिए जो है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, जबकि ध्वनि नहीं चल सकता। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है भाई। प्रकाश को जो आप 7 रंगों में विभाजन करते हो प्रिज्म की सहायता से, उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जिसमें सबसे ऊपर में कौन रहता है? लाल, सबसे नीचे बैगनी, है ना। और जो जितना ऊपर उसका तरंग दैर्घ्य क्या रहता है? उतना ज्यादा रहता है। और जिसका तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा रहेगा प्रकीर्णन उतना कम होगा, क्योंकि तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर विचलन भी कह सकते हैं। इसीलिए खतरे की सिग्नल लाल रंगों से बनाई जाती है ताकि उसका जो है विचलन कम हो और आंख पे सीधे मतलब सीधे आंख आई कांटेक्ट में आए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और पीडीएफ संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो जो मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको जैसा भी पीडीएफ चाहिए आप पीडीएफ की रिगार्ड में बात कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।